प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी संस्कृति को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी, भाई भतीजावाद की गारंटी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अब उस स्थिति में है जहां कोई सच्ची गारंटी नहीं दे सकती है। पीएम ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस की वारंटी एक्सपायर हो चुकी है और जिसकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी हो उसकी गारंटी का क्या मतलब है। दरअसल कांग्रेस ने कहा है कि सत्ता में आने पर कर्नाटक में कई बातों की गारंटी दी जाएगी, जिसमें मुफ्त बिजली और महिलाओं को 2,000 रुपए देना भी शामिल है। पीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी इसी तरह की गारंटियां दी गई थी और लोग उनके पूरा होने के लिए आंदोलन तक कर रहे हैं। की झूठ की रेवड़ियों का पर्दाफाश करने के लिए आपको कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों की सच्चाई भी लोगों को बतानी होगी और आपको ये सारा नेट पर देखोगे तो मिल जाएगा, आंकड़ों के साथ मिल जाएगा। हिमाचल के लोग, अभी अभी चुनाव हुआ है ना, 1 साल हो गया, हिमाचल के लोग आज तक कांग्रेस की गारंटी पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। वादे किया कुछ नहीं। राजस्थान के लोग भी कांग्रेस की गारंटी पर आज आंदोलन कर रहे। भाई क्या हुआ, सरकार का 4 साल बीत चुका, अभी तक गारंटी ही रह गई। कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब भाई भतीजावाद की गारंटी। कांग्रेस अब उस स्थिति में है जब वो ना कोई सच्ची गारंटी दे सकती है और आपको तो मालूम है मेरे नौजवान दोस्तों, कांग्रेस की वारंटी तो बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। जिसकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी है उसकी गारंटी का मतलब क्या है जी? दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक के लिए कुछ गारंटियों का ऐलान किया है, ठीक उसी तरह जैसे उसने अन्य राज्यों में भी किया था। इसमें कहा गया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कर्नाटक में सभी घरों में 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। ये एक वादा किया गया। गुजरात में भी इसी तरह का मिलता जुलता वादा किया गया था। हर बीपीएल परिवार को 10 किलो मुफ्त चावल दिया जाएगा, यह भी इसमें वादा किया गया है। हर परिवार की महिला प्रमुख को 2,000 रुपए की सहायता प्रति महीने दी जाएगी, यह भी एक बड़ा वादा है या गारंटी कांग्रेस की ओर से दी गई है। ग्रेजुएट युवा को जो है यह भी 3,000 रुपए प्रति महीना देने का वादा इसमें किया गया है। डिप्लोमा होल्डर हैं, उन्हें भी 1,500 रुपए प्रति महीना देने का वादा किया गया। तो पीएम मोदी ने इन्हीं गारंटियों को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति को सिर्फ सत्ता और भ्रष्टाचार का साधन बना दिया है। इन दलों को देश के भविष्य, आने वाली पीढ़ियों और कर्नाटक के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। पीएम ने कहा कि मुफ्त की रेवड़ी वाली राजनीति कर कई राज्य बेतहाशा खर्च अपनी दलगत भलाई के लिए कर रहे हैं और डूबते चले जा रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति की वजह से कई राज्य इतना बेतहाशा खर्च अपनी दलगत राजनीति की भलाई के लिए कर रहे हैं, राज्य कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का भी वो खा जा रहे हैं। देश ऐसे नहीं चलता, सरकार ऐसे नहीं चलती। सरकार को पीढ़ियों बनाने का लिए भी काम करना होता है। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी को जवाब देते हुए कहा कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। I am very happy that the Congress party guarantee has been noticed by the Honorable Prime Minister. But Honorable Prime Minister should also have a look at the BJP manifesto last year. That is why this government and the double engine government has completely failed. We are in Baswana land. We believe what we speak. Earlier also, whatever we have promised in our manifesto, we have committed, and 95% of the promises have been fulfilled.
तो एक के बाद एक रेवड़ी पर लगातार वार, और क्या है इसके पीछे की रणनीति बीजेपी की, चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। अपराजिता सारंगी जी हैं, बीजेपी की सांसद, साथ ही अभय दुबे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का एनडीटीवी इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। अपराजिता जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। लगातार पीएम नरेंद्र मोदी रेवड़ी की बात उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कई राज्य सरकारें, कई राज्यों की पार्टियां एक के बाद एक इस तरह के वादे कर रही हैं जिनका राज्य के खजाने पर बुरा असर पड़ रहा है, और कई राज्यों को इससे बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इसी बात को लेकर अब कर्नाटक में गए। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी हाँ, सुनाई दे रही है, आप अपनी बात रखें। देखिए, हम सुशासन की बात करते हैं, और जहां सुशासन की बात होती है वहां दूरदर्शिता और परिपक्वता जैसे शब्द आते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दूरदर्शिता के साथ देश के लिए दीर्घकालीन योजना बना रहे हैं और बनाते हैं, और उन योजनाओं का सही कार्यान्वयन कैसे हो इस पर बहुत ध्यान देते हैं। हम मायोपिक विजन में विश्वास नहीं करते हैं, और मैं आपको बता दूं, यह जो रेवड़ी कल्चर है यह एक तरह की तुष्टीकरण की राजनीति है। निर्वाचन आया, लोगों को खुश करना है, लोगों से वोट लेना है, और हमने कुछ फ्री कर दिया। देखिए, आपको याद होगा अगस्त 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी वक्तव्य दिया था, बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था, और उन्होंने कहा था कि जितने भी राज्य सरकार हैं उन्हें फ्रीबी से बचना चाहिए, क्योंकि यह इमिनेंट बैंक्रप्सी की तरफ उन्हें ले जाता है। ये उनके शब्द है, सर्वोच्च न्यायालय के शब्द हैं, इमिनेंट बैंक्रप्सी की तरफ ले जाता है जी। और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने भी कहा, और उसके बाद आरबीआई ने एक पेपर निकाला था, मैं आप सबको बताना चाहती हूं। उसका शीर्षक था स्टेट फाइनेंसेस अ रिस्क एनालिसिस, और इस पेपर में जो श्रीलंका में हुआ, जो आर्थिक परिस्थिति हुई श्रीलंका में, वो सिर्फ आर्थिक बोझ की वजह से हुई और इस तरह के अदूरदर्शिता के कार्यों से हुई जी। और इससे सारे राज्यों को बचना चाहिए, उस पेपर में आरबीआई ने स्पष्ट तरीके से लिखा जी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी डिफेंस कॉरिडोर्स बनाने की बात करते हैं, एक्सप्रेसवेज की बात करते हैं, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं जी। और उनके 9 वर्षों में हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। बिल्कुल, हम उस पर चर्चा करेंगे अपराजिता जी, लेकिन अभी जो आपने बातें कही हैं जी, अभी आपने जो बातें कही उस पर अभय दुबे जी की टिप्पणी में लेना चाहूंगा। अभय जी, अपराजिता की बातों पर भी आपकी टिप्पणी, और साथ जो पीएम मोदी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, वहां की जनता को आंदोलन करना पड़ रहा है क्योंकि जो गारंटी दी थी कांग्रेस पार्टी ने उसको निभाने में वो नाकाम रही है। प्रधानमंत्री जी, मैं मध्य प्रदेश से प्रारंभ करता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने विधानसभा के पटल पर इस बात को स्वीकारा कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया। आपने हथकंडों से सत्ता हथिया ली तो वो कर्ज माफी की प्रक्रिया रुक गई। राजस्थान चले जाइए प्रधानमंत्री जी, जो वसुंधरा राजे जी की सरकार के समय घोषणा का 6000 करोड़ रुपया किसानों का बकाया था, वो भी अशोक गहलोत जी की सरकार ने चुकाया है। आपकी व्यथा समझी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश एक बार होकर आइए प्रधानमंत्री जी, देखिए किस प्रकार हमने वहां पर अपनी गारंटियों को इंप्लीमेंट करना प्रारंभ कर दिया है। आप कर्नाटका में विश्वास रखिए, हमने जो जो प्रोमिसेस किए हैं उसको पूरी तरीके से फुलफिल करेंगे। हमारे लिए रेवड़ी कल्चर नहीं है। ये जो मेवा आप खिला रहे हैं ना अपने धन्ना सेठ दोस्तों को, 5,35,000 करोड़ रुपए के जो बैंक फ्रॉस्टर्स हैं, असली में रेवड़ियां वो हैं। मेहुल भाई, नीरव भाई, विजय माल्या, संदेशरा बंधु, ऋषि अग्रवाल, ये सारे स्कैमस्टर्स जो भागे हैं प्रधानमंत्री जी आपकी सत्ता की सरपरस्ती में, वो। लेकिन आरोप ये लगता है भाई जी कि ये जो लोक लुभावन वादे किए जाते हैं, दरअसल इससे जो खजाना है वो खाली हो रहा है। और जिस बात का अपराजिता जिक्र करें कि आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि श्रीलंका का जो हाल हुआ वही इन राज्यों का भी हो सकता है। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। प्रधानमंत्री जी बताइए, क्या त्रिपुरा में लागू नहीं है वो पहले से? क्या वेस्ट बंगाल ने डिसकंटिन्यू किया उसको?
कौन से अभी सारे राज्य सरकारें जो इम्प्लीमेंट कर रही है वो तो ओल्ड पेंशन स्कीम से ही कर रही है। वो तो 25-30 साल बाद उसका जो 2004 में लोग अपॉइंट हुए हैं वो 30 साल बाद रिटायर होंगे और तब तक सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था उन राज्यों ने अपनी बना ली है प्रधानमंत्री जी। तो ये सिर्फ आप निराशा और हताशा के वक्तव्य जो भारतीय जनता पार्टी देती है, मुझे बताइए एनसीएलटी के 5,38,000 करोड़ रुपए आपने धन्ना सेठों के माफ किए। ठीक है अपराजिता जी, आपने सुना अभय दुबे जी कह रहे हैं कि दोहरे मापदंड नहीं हो सकते हैं कि जो बीजेपी करे वो तो जो है जन सेवा हो और विपक्षी पार्टियां करें वो रेवड़ी हो। तो इस पर एक बहस होकर के ये तय करना पड़ेगा कि जो जनता के हित में वो क्या है। अपराजिता जी, बीजेपी ने कोई जन सेवा नहीं की, देखिए सिर्फ धन्ना सेठों की सेवा में लगी है। देखिए ये सामाजिक कल्याण कार्य और रेवड़ी कल्चर में फर्क समझना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें ज्ञात नहीं है, लेकिन ये समझना नहीं चाहते और उसे स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब कर्नाटक के कार्यकर्ताओं से आज बातचीत की तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें शॉर्टकट राजनीति नहीं करनी है। और आपने देखा होगा 26 मई 2014 प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद का भार संभाला और तब से लेकर आज तक राजनीति की परिभाषा को बदलने में लगे हुए हैं। जो राजनीति की दिशा है उसे वो बदल रहे हैं। किसी भी तरह का शॉर्टकट हमें नहीं लाना है। हमें देश का सर्वांगीण विकास करना है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी है। और जिस तरह से कर्नाटक में वोटर्स को लुभाने के लिए 1000 तरह के आश्वासन दिए गए, मुझे लगता है कि किसी भी आश्वासन की पूर्ति कांग्रेस सरकार नहीं कर पाएगी, जैसे हिमाचल प्रदेश और राजस्थान अभय जी संक्षेप में अपना जवाब दे दीजिए, मेरे पास समय की कमी है, उदाहरण दूं। संक्षेप में आप जवाब दे दीजिए। जी अभय जी, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कार्यभार संभाला जब हिंदुस्तान पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, 155 लाख करोड़ हो गया है, जीडीपी का 57%। प्रधानमंत्री जी के पदभार संभालने के बाद 27 रुपए प्रतिदिन किसानों की आमदनी रह गई, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए। कोविड की क्राइसिस में 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमाए। प्रधानमंत्री जी के दोस्त धन्ना से जो 609 नंबर के धनपति बात कही गई वो रेवड़ी कल्चर की बात उसे स्वीकार करें। 400 रुपए का गैस का तुष्टीकरण की राजनीति का अवलंबन न करें। बहरहाल दोनों का शुक्रिया आपका अभय जी और अपराजिता जी। अच्छी बात यह है कि कम से कम विकास के मुद्दों पर चर्चा हो रही है, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही जिससे कि जनता का ध्यान भटकता है। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में बुधवार को नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे एक वाहन के काफिले में शामिल एक जो वाहन था उसमें विस्फोट किया, जिससे कि 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और जो वाहन चालक था उसकी भी मौत हो गई है। अब क्या वजह रही इस घटना के, इस बारे में खुद मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल है वही है कि ये रोड जो है आप बन रही थी, काफ़ी कुछ बन भी गई है, तो लोग यही जानना चाहूँगा कि ये आईडी पुरानी थी, नई थी क्या? यदि पुरानी थी तो पता नहीं चली पुलिस को, आप ही बेहतर बता पाएंगे। मनोरंजन जी, इस भौगोलिक परिस्थिति को समझना पड़ेगा। जगरगुंडा एक जगह है जो 3 जिला के सेंटर में है, सुकमा जिला के और बीजापुर के और दंतेवाड़ा के। ये वो एरिया है जहां सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी, और ये सड़क बनाने में कितने जवान हमारे शहीद हो गए वहां सड़क और पुल पुलिया बनाने में। अब जाके ये सड़क बनी है जिसमें सुकमा जिले से भी आप जगरगुंडा जा सकते हैं, बीजापुर से आप जगरगुंडा जा सकते हैं और दंतेवाड़ा से जगरगुंडा जा सकते हैं। ये एरनपुर जो घाटी है वो बहुत ही लोग आने जाने के लिए बहुत कम उपयोग करते थे। ये एरिया पूरा नक्सलियों के कब्जे में था। अब इन दिनों में 4-4.5 सालों में करीब 75 कैंप इस पूरे क्षेत्र में हम लोग स्थापित किए हैं। ये कोर एरिया है नक्सलियों का, और वहां अब सड़कें करीब करीब अब पूरी होती जा रही है, और जैसे जैसे सड़क बनती जा रही है वैसे वैसे कैंप स्थापित कर रहे हैं। ये जो घटना जो सूचना मिली और दंतेवाड़ा से ऑपरेशन करने के लिए निकले थे 65 किलोमीटर दूर, तो गाड़ियों से निकले और रात में ही कैंपों में जाके रुक गए
और उसके बाद अलग अलग दिशाओं से जाकर वहां पे जो सूचना मिली थी उस जगह में तो हमारे डीआरजी के जवान है वो ऑपरेशन किए और उसका ये हुआ कि 2 नक्सली हम लोगों ने तो उसको गिरफ्तार किया। एक नक्सली, उसको गोली लगी है, खून का लगातार बहाव हो रहा था, उसके शरीर से रुक नहीं रहा था। फर्स्ट एड वहां दिए हमारे जवानों ने, उसको कैसे भी करके, क्योंकि पैदल ही गए थे, और उसको ले आए। एक जवान जो जिंदा, एक नक्सली है वो जिंदा है, और दोनों को लेकर आए और कैंपों में जहां गाड़ी रखी थी उससे वापस हो रहे थे। और ये टायर रोड है, बीटी रोड है, और इसमें लगातार आ जा रहे थे। ये कब आईडी इसमें प्लांट किए हैं ये खोज का विषय है। ये जांचने से पता चल पाएगा कि ये कब स्थापित हुआ। बघेल साहब, आपका कहना है कि आपके पास, पुलिस के पास एक जिंदा नक्सली है और एक नक्सली को आपने मार गिराया है? हाँ, वो है जिंदा, नहीं एक जिंदा, दोनों जिंदा है। अच्छा। एक इलाज चल रहा है और एक को साथ में लाया है, एक हमारे कस्टडी में है। दोनों हमारे कस्टडी में है, दोनों उसी ऑपरेशन में गए थे हमारे जवान। लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, चाहे दर्शकों को दिखा रहे हैं, उससे तो लगता है कि 50-60 किलो जो है एक्सप्लोसिव जो है उसका इस्तेमाल किया गया होगा। कहां से आया इतना बड़ा एक्सप्लोसिव? इनके पास, यही तो हम लोग तो भारत सरकार से कहते हैं कि इनके पास इतने हथियार कहां से आते हैं, इतने एम्यूनिशन कहां से आता है, ये तो कम से कम जांचिए। और इतने टेक्निकल चीजें, क्योंकि वहां तो ये सब चीज बनता नहीं। देखिए, रोड के पहले तो रोड खुदाई करते थे और उसमें आईडी प्लान करते थे। अब ये साइड से ड्रिल करके, जिसमें ऊपर के सड़क दिखाई नहीं देती और उसमें कोई खरोच भी नहीं आता, और नीचे से ही उसको आईडी को ये प्लान कर देते हैं। इसके ठीक 2 किलोमीटर बाद हमारे सीसी रोड है, कंक्रीट रोड है, और ये टायर रोड था, तो टायर रोड में प्लान किया गया। तो इस बार जो आईडी कब लगाई गई थी? पुरानी है आईडी है, नई आईडी है? ये तो जांच का विषय है ना मनोरंजन जी, इस जांच करने के बाद पता चलेगा। कल की घटना है। अब आज डीजी साहब वहां गए हैं जहां घटना स्थल है, और आएंगे और जांच करके फिर बताएंगे, तो फिर आपको बता पाऊं। क्या इसमें कहा जा रहा है कि एसओपी पूरी तरह से जो है वो फॉलो नहीं की गई थी? सर्च ऑपरेशन पर मुख्य सड़क की बजाय जंगल के अंदर पगडंडियों से होकर गुजरने का निर्देश है। इसमें ऐसे में डीआरपी के ये जवान 4 व्हीलर में क्यों जा रहे थे, ये भी सवाल है। देखिए, जो सूचना मिली, अलग अलग सूत्र से सूचना मिलती है, और अलग अलग जो यूनिट है वो ऑपरेशन करने जाते हैं। ये जो सूचना मिली है वो दंतेवाड़ा के एसपी को मिली थी, और दंतेवाड़ा से 65 किलोमीटर जाके ऑपरेशन करके आए। और सूचना की गोपनीयता भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। और ऑपरेशन हम करने गए थे, उसमें सफलता भी मिली, 2 लोगों को पकड़े भी। लौटते समय ये घटना घटी है जो दुर्भाग्यजनक है। और दंतेवाड़ा जिले में, पूरे बस्तर में 2 साल पहले आईडी ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद आज कल ब्लास्ट हुआ है। दंतेवाड़ा में तो बहुत वर्षों बाद आईडी ब्लास्ट हुआ है। लेकिन सर, फिर भी तो चूक हो गई ना, जवान 10 तो आपके मारे गए ना। शहीद हुए, इसे कोई इंकार नहीं कर सकता। 18 अप्रैल को नक्सलियों ने बीजापुर के विधायक के काफिले पर भी हमला किया था। आपको लगता नहीं है पुलिस को उसी वक्त सतर्क हो जाना चाहिए था? देखिए, ये दूसरा इलाका है मनोरंजन जी, आपको इस बात को समझना होगा कि ये जो पूरा बस्तर है वो अकेले बस्तर संभाग केरल राज्य से बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, बहुत बड़ा इलाका है। जहां उतने बड़े क्षेत्र में, बस्तर में हमारे एक लोकसभा, आधा 1.5 लोकसभा क्षेत्र है, और हमसे कम भौगोलिक क्षेत्र में केरल में 21 लोकसभा सदस्य चुन के आते हैं। तो कितना विरल बसाहट है, इसको समझना होगा। और उस हिसाब से सारी सुविधाएं हैं, जंगल, घना जंगल है, पहाड़ है, नदी है, नाला है, और उस बीच में काम करना होता है। तो सुरक्षा देने का पूरा प्रयास है, और हम लोग पूरा सुरक्षा दे रहे हैं, और इसमें कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। रोड ओपनिंग पार्टी को लेकर भी सवाल उठे। रोड ओपनिंग पार्टी नहीं थी? रोड ओपनिंग पार्टी थी। तो फिर तो क्या गाड़ी धीमे गई थी, चल रही थी? कहा जा रहा कि बच्चे कुछ मेला वगैरह था, बच्चे कुछ पैसे मांग रहे थे। क्या कहानी क्या है यहाँ पे सर? देखिए, वो जो एरिया है जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है वो ढलान का एरिया है। वहां पे नेचुरली वो स्लो किए होंगे, छोटा सा कलवर्ट वहां दिखाई दे रहे हैं, और उस कलवर्ट में आईडी प्लान करने का सबसे आइडियल सिचुएशन होता है, तो उसका वो लोगों ने उपयोग किया है, और स्लो हुआ उसके
जहां से आईडी ब्लास्ट हुआ। जहां पे ब्लास्ट हुआ उसके 10 किलोमीटर बाद ही सुरक्षा बलों का एक कैंप भी है। 2.5 किलोमीटर, आप 10 किलोमीटर बोल रहे हैं, नजदीक नजदीक में है। 75 मतलब इस एरिया में 75 हम लोगों ने कैंप स्थापित किया है। जगरगुंडा पहले कभी कोई जा नहीं सकता था, ताड़मेटला वही इलाका जहाँ 74 जवान शहीद हुए थे। मैं खुद अपनी गाड़ी लेके वहां गया था और उस समय सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी, 1.5 फीट गड्ढा था, तो उसमें चलाते गया था। तो इतने सर इतने 75 कैंप है, तो 75 कैंप है तो रोड का एक एक इंच जो है वो चेक किया जा सकता है। देखिए ऐसा है कि मैंने पहले बताया कि भौगोलिक दृष्टियों से मतलब गाड़ियां भी बहुत कम चलती है, बसाहट भी कम है, जंगल का इलाका है। आप रोड रोपिंग पार्टी जाएगी, एक बार जाएगी, एक बार आएगी, फिर दूसरे क्षेत्र में जाएगी, तो एरिया बहुत बड़ा है। मतलब रोड के किनारे किनारे में बसाहट है, लेकिन कब आपको एरिया डोमिनेशन करना है तो जंगल भी जाना पड़ेगा। तो जंगल के एरिया में जब जा रहे हैं तो फिर ये एरिया छूटेगा, वो कब प्लांट करेंगे, ड्रिल करना है, ड्रिल करके फिट करना है, कितने घंटा लगेगा। दंतेवाड़ा अरनपुर जगरगुंडा सड़क निर्माण जो है काफी सालों से चल रहा है। अरनपुर से कमारगुड़ा तक काम पूरा हो गया है, लेकिन क्या पुलिस को पता नहीं था कि इन इलाके में बारूद बिछा हो सकता है? देखिए पहली बात तो ये है, जिस जगह की बात कर रहे हैं वो टायर रोड है, वो डामर रोड हुआ है और लगातार उसमें लोग आ जा रहे थे। ये बात अलग है कि उस एरिया में गाड़ियां कम है, आना जाना कम होता है, लेकिन वो उसके बाद जहां घटना घटी है उसके बाद हमारे एक आध दर्जन से अधिक कैंप भी लगे हुए हैं। तो जो घटना घटी वो कैंप से निकले हैं, कैंप से गाड़ी चढ़े, करीब 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर बाद ये घटना घटी है। तो जो आप देख रहे हैं उसमें तस्वीर में, तो वो बीटी रोड है, तो ये नहीं कह सकते कि वो मेटल रोड है या मुरम रोड है, ये पक्की सड़क है। और ये पूरा एरिया है वो धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और बड़ी कठिनाई से सड़क बन पाया है। तो ये आईडी कब लगाई गई होगी, इसके बारे में कोई जानकारी है? रोड के बनने वक्त लगी थी ये आईडी या हाल फिलहाल में खोद के लगाई गई है? इसके बारे में केवल अनुमान लगाया जा सकता है। अभी जो टेक्निक ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो घटना घटी है वहां पे हल्का सा ढलान है और एक छोटा सा कलवर्ट जैसे है, तो वो जो पोजीशन है वो आइडियल पोजीशन होता है आईईडी इस्तेमाल करने के लिए, वो फिट करने के लिए। एक मतलब एक मशीन ये लोग उपयोग कर, पहले तो क्या होता था, रोड खोदते थे उसके बाद आईडी लगाते थे। अब क्या है कि अंदर से मिट्टी को ड्रिल करते हैं और उसमें आईडी उसमें फिट करते हैं और वायर ले जाके वो लोग कहीं से फिर उसको ऑपरेट करते हैं। तो पहले और अब के टेक्निक में बड़ा अंतर आया है। और ये भारती जी मैं बताना चाहूंगा 2 साल बाद ये आईईडी की ब्लास्ट हुआ है, इसके पहले 2 साल पहले हुआ था। तो इस बार कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की गई है यहाँ पे, कोई जानकारी? ये तो ये है कि अब इसको जब वो जांच करेंगे तब पता चलेगा कि ये कब का है, वायर कितना पुराना है, वहां गड्ढा खोदा गया तो कोई निशान है, या बरसात के पहले का है। बरसात से पहले होगा तो घास वगैरह उग जाता है, तत्काल होगा तो मिट्टी ताजा दिखाई देगा वहां पे जहाँ पे छेद किया गया है, जहाँ वायर गया है। तो वो तो अभी अब क्योंकि जांच करेंगे ये सारे तथ्य सामने आएंगे। चलिए यही उम्मीद करते हैं कि आगे बार से प्रशासन मुस्तैद रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए।